गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू द टॉपिक। हमने जो कल स्टार्ट किया था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको जब फंक्शंस बताए थे तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक क्या होती है। एपेक्स बैंक होती है, रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है। फॉर कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट की एडवाइजर होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से बैंकों का बैंक है। अगर जो कमर्शियल बैंक हमारे यहाँ काम कर रही है उसी के ऊपर की जो बैंक हो सकती है वो हमारी आरबीआई होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने उसके फंक्शन स्टार्ट किए थे। तो हमने बताया था कि बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू करती है। एकमात्र अथॉरिटी जिसके पास होगी वो केवल सेंट्रल बैंक के पास हो सकती है, उसके अलावा और किसी के पास नहीं है। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक ही नोट इशू कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। इससे क्या होता है कि नोटों में इक्विटी इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि आपके सभी तरह के नोट एक ही जैसे दिखते होते हैं। जैसे कि अगर 5,000 का नोट है, सॉरी 2,000 का नोट है और हमारे 500 का नोट है, तो ये सारी अगर आपने देखे होंगे तो 500 के जितने भी नोट होंगे वो सारे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, दिखते थे, ठीक है, और अभी भी दिखते हैं। और आपको अगर बताओ तो जैसे 100 का नोट है, 10 का है, 20 है, तो ये सारे नोट में इक्वलिटी होती है, एक ही जैसे वो दिखते हैं। साथ ही साथ उनकी जो पेपर होती है वो एक ही, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज हम ये कह सकते हैं वो सारे सेम होते हैं। और कितने नोट छापने हैं सबको अगर अथॉरिटी दे दी तो मार्केट में इंफ्लेशन की सिचुएशन हो जाएगी। इसी से बचने के लिए एकमात्र अथॉरिटी जो है वो आरबीआई को प्रोवाइड की गई है। आरबीआई ही एक ऐसी बैंक है, या हम कह सकते हैं कि एक एपेक्स बैंक है जो नोट इशू कर सकती है। इसके अलावा और किसी को भी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अवेलेबल नहीं कराई है। और दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि ये जो है आपके गवर्नमेंट की एडवाइजर होती है, बैंकर्स होती है, यानी गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम, गवर्नमेंट को लोन देने का काम या गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स लेने का काम जो होता है वो सीधा सीधा आरबीआई का होता है। उसके अलावा और कोई भी ऐसा काम नहीं करता। गवर्नमेंट्स को अगर अपने खाते को मैनेज करना है, अपने अकाउंट को मैनेज करना है, तो उसके लिए उसको आरबीआई के पास जाना पड़ता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। साथ ही साथ जो है हमें भी मतलब आरबीआई के थ्रू किसी भी तरीके का जो मनी है वो वेस्ट नहीं होगा। हमको जैसे जनता को भी बाद में पत्रिकाएं जारी करके नॉलेज दी जाती है कि इतना पैसा यहाँ इस पॉलिसी में लगा है। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही हमको अवेलेबल करा सकती है। इसीलिए हमने केवल सेंट्रल बैंक को इसकी अथॉरिटी दी है। फिर हमने बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजर रोल के बारे में बात की थी। सुपरविजर रोल में हमने ये बताया था कि जितनी भी बैंक्स हैं उसका सुपरवाइज करने का काम जो होगा वो हमारा आरबीआई का होगा। ओनली आरबीआई ही उसको सुपरवाइज कर सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं करता। रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ अगर रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक हो रहा है कहीं पर तो उसके लिए उसको पनिशमेंट देना, अगर बैंक दिवालिया हो गई तो उसके लिए उसको हेल्प करना, ये सारा काम जो होता है वो आरबीआई का होगा। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के बारे में हमने बात की थी कि अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करना और उसको एडवाइस करना, ये सारा काम भी जो है सेंट्रल बैंक ही करती है। अगर उसको कमर्शियल बैंक को लोन की नीड है या अपनी जो भी उसके लॉसेस हुए हैं उसको अगर उसको फुलफिल करने हैं तो उसके लिए उसको सीधा सीधा आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको कहा था फॉरेन मनी मार्केट होता है जिसके अंदर जो एक्सचेंज रेट के थ्रू मनी जो है जनरेट की जाती है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी मिलता है। तो इसको जो संभालने का काम होगा वो भी हमारे जो है गवर्नमेंट यानी आरबीआई की करती है। देखिए इसमें क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन exchange reserve. It is also exercise managed floating to ensure stability of the exchange rate in the international money market. मैंने आपको कहा था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होने की सिचुएशन में हमको फ्लोटिंग करनी पड़ती है। फ्लोटिंग जिसमें आप जो है डीवैल्यूएशन और ये करके जो है आप किसी भी तरीके से अपनी मनी की वैल्यू को बढ़ाकर और घटाकर इंक्रीज करके और डिक्रीज करके, साथ ही साथ जो है हम हमारे मनी मार्केट की डिमांड और सप्लाई को चेंज करके एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं। ठीक है, अब जब आप एक्सचेंज रेट को सेट करते हैं तो दो तरीके, फिक्स्ड आती है और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आती है। दोनों ही तरीके से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम फॉरेन मनी मार्केट के थ्रू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और साथ ही हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसको हम हैंडल करने का काम करते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था जब हम नोट इशू करते हैं तो हमारे को 200 करोड़ रखना पड़ता है, 200 करोड़ में 115 करोड़ का
तो सोना होगा, 85 करोड़ का जो बॉन्ड्स और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व होगा, फॉरेन मनी रिजर्व्स होंगे, तो वो सारा मैनेज करने का काम भी जो होता है आरबीआई का ही होता है। यहाँ पे फ्लोटिंग के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी लाते हैं हमारी एक्सचेंज रेट में, ताकि जो मार्केट है वो अप्स एंड डाउन जो है उनका कंट्रोल रहे, ठीक है। फिर हम क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं वो सब एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जनता को लोन प्रोवाइड करते हैं उनके डिपॉजिट्स के थ्रू, प्राइमरी डिपॉजिट को सेकेंडरी डिपॉजिट में चेंज करते हैं और उसके थ्रू जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो और आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आप जो चेक्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है आरबीआई। एक्चुअली आरबीआई जो है वो आपके मंथ के लास्ट में हम कह सकते हैं या ईयर के लास्ट में जो है, जैसे ये 4 बैंक हैं, ठीक है, इसने इससे 50,000 मांगने थे, इसने इससे 60 लेना था, इससे 70 लेना था, इससे 80 लेना था, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से रूल चलता है, मैंने आपको सिर्फ इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए ऐसा किया है। अब क्या करेंगे हम कि ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो डायरेक्टली क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज ये इसको दे दे, ये इसको दे दे और इनकी जो है वो हिसाब को वहीं कवर कर ले, या फिर कोई जैसे मान लीजिए कि इसका जो पैसा है वो उसको देना है, इससे लेगा और इसको देगा, तो डायरेक्टली यहाँ से पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दो और इनका जो है क्लियरिंग हाउस कर दिया जाएगा, ताकि जैसे यहाँ पर सीन ये रहता है कि 4 जने हैं, 5 रुपये कोई किससे मांग रहा है, 10 रुपये कोई किसी से मांग रहा है, तो उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो है यहाँ पर क्लियरिंग हाउस कर दिया जाता है कि आपका हिसाब जो है यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा, और अगर किसी को एक्स्ट्रा पे करना होता है तो उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी केवल आरबीआई ही प्रोवाइड करती है, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स को अगर हमने ये दे दिया अथॉरिटी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना अच्छे से हो पाए, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो है वो सारी की सारी प्रॉफिट के लिए काम करती है, आरबीआई प्रॉफिट के लिए नहीं वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। तो दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। आरबीआई जो है वो किस तरीके से काम करेगी, उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है, और कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करती है तो उनका प्रोसेस चेंज हो जाता है। इनके दोनों के प्रोसीजर में डिफरेंस है, इसी वजह से जो है हमने अथॉरिटीज को चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर एक आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो ये जो है आपके कितनी मनी की सप्लाई करनी है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखते हुए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, और हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं आना चाहिए, गरीबी नहीं आनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे बहुत महंगाई भी नहीं आनी चाहिए। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए आरबीआई देखती है कि मार्केट में मनी का फ्लो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है जो हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है। इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस बताना है। इसके बाद जो आपके कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक है, ये टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा आगे वाले चैप्टर में। तो हमने जो है एक ही जगह इसको पढ़ लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का क्या सीन है स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक जो होती है वो एपेक्स बैंक होती है, कमर्शियल बैंक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जो हमारे डिपॉजिट्स को जमा करते हैं और साथ ही हमको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। रेगुलेट करती है सेंट्रल बैंक मनी को प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल, पर कमर्शियल बैंक जो होती है वो कंट्रीब्यूशन करती है सप्लाई ऑफ मनी में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोनों ही सप्लायर ऑफ मनी लिखा है, बट नोट इश्यू करने का एकमात्र अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास हो सकती है, वो उसको रेगुलेट करेगी कि किस तरीके से मनी सप्लाई होनी चाहिए, और कंट्रीब्यूशन उसमें जो है कमर्शियल बैंक करती है, क्योंकि जनता जो है वो आरबीआई के पास नहीं जाती, वो कमर्शियल बैंक के पास जाती है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करती है हमसे और कमर्शियल बैंक से कॉन्टेक्ट करती है आरबीआई, ये होता है यहाँ पर डिफरेंस। सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन में रखती है सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को, बट फॉरेन रिजर्व जो डील्स होती है उसको क्रैक करती है कमर्शियल बैंक्स, बट उसको वो रिजर्व नहीं रखती है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज अ नोट इशूइंग अथॉरिटी, नोट इशू की अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, बट कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। सेंट्रल बैंक फोकस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेबिलिटी पे काम करती है और ग्रोथ पे काम करती है, बट कमर्शियल बैंक को आप देखेंगे तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करती है। तो ये आपके डिफरेंस है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन में आपके आ सकता है, 2 मार्क्स लास्ट 3 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो आप 3-4 पॉइंट उनके याद कर लें, और याद करने की जरूरत है नहीं अगर हमने सेंट्रल बैंक को अच्छे से पढ़ा है, तो उससे डिफरेंट जो है हल्का सा कमर्शियल बैंक रहेगा।
अगर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कर लें। और मैंने आपको भी बताया कि 4 चीज़ें आपको याद करनी है, 4 पॉइंट है, एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी और एक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये चारों 3rd 4th 5th और 6th पॉइंट्स को जो है आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इन चारों को आप अच्छे से याद कर लें ताकि अगर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो 3-4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। साथ ही साथ बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आप जो है पॉइंट्स पढ़ लें और जो है एक बार रीड आउट कर लें, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर डिटेल में नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। इसके कंट्रोल के जो है वो रिमूव हो गया है, मैंने आपको बताया, बट मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में फिर भी क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।